वेलकम क्लासेस। हम जो वीडियोस की सीरीज चला रहे हैं, जो कंप्यूटर से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, ये ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए, डीसीए के लिए, पीजीडीसी के लिए, सीपीसीटी के लिए या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड आपका सिलेबस आने वाला है, तो आपको ये सीरीज बहुत काम आने वाली है। तो आज का हमारा एक टॉपिक है कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन के बारे में हम लोग यदि बात करें तो एक बड़े कमरे में, है ना, एक बड़े कमरे में कंप्यूटर, खूब बड़े कमरे में मान के चलिए, और आज धीरे धीरे करके कंप्यूटर आज हमारे टेबल तक, है ना, बैग में और जेब में किस तरीके से आया है, इसकी हम पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन 1942 से लेकर 1956 तक, 1942 से लेकर 1956 तक फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर का मेन पार्ट था वो था वैक्यूम ट्यूब। कांच की परख वाली टाइप का होता था वैक्यूम ट्यूब। इनको चलाने में बहुत ज्यादा विद्युत शक्ति लगती थी। इन कंप्यूटर की गति वर्तमान कंप्यूटर की तुलना में कम थी। इससे बहुत बड़ी वातानुकूलित इकाई की जरूरत पड़ती थी। यानी अब देखिए, यहां पर देखिए कि इनको चलाने में बहुत ज्यादा विद्युत शक्ति लगती थी। तो विद्युत शक्ति क्यों लगती थी इनको चलाने के लिए? क्योंकि कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए वातानुकूलित इकाई यानी एयर कंडीशनर सिस्टम बहुत बड़ा हुआ करता था, इसीलिए यहां पे विद्युत शक्ति का ज्यादा यूज होता था। अब इसमें जो होता था, मशीनी लैंग्वेज का यूज किया जाता था। और मशीनी लैंग्वेज कौन सी? 0 और 1। इसको आप बाइनरी नंबर सिस्टम भी बोल सकते हो। यानी कि मान के चलिए कि यदि कंप्यूटर को कुछ बताना है, यदि कंप्यूटर को कुछ निर्देश देने हैं, तो वो निर्देश कैसे होंगे? 0 1 0 1 0 1 0 1, है ना। इस तरीके से नंबर सिस्टम का यूज किया जाता था, जिसको आप बाइनरी नंबर्स भी बोल सकते हो। ठीक। अब इसमें डेटा स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। अब पंच कार्ड किस तरीके से होता था? हमने देखा था कि हरमन कैली के बारे में मैंने बताया था, उसने टेबुलेटिंग मशीन बनाया था जिसको हम लोग पंच कार्ड भी बोलते थे। ठीक। और एक और था आईबीएम ने भी पंच कार्ड बनाया था। अब इसमें यह होता था कि एक इतना बड़ा, मान के चलिए कि एक बड़ी सी आपके पास स्लेट है ना, और आपको यदि ए टाइप करना है तो छिद्रों में जाकर ए जाके स्टोर होता था, है ना, छिद्रों में जाकर ए, छिद्रों में जाकर बी। तो इस तरीके से पंचिंग कर करके वो डेटा जाके वहां पे जमा होता था। ठीक है, मैं एक आपके सामने इमेज आएगी, आप उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद डेटा स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। वहीं अब जो कंप्यूटर्स आए हैं ना, इसमें जो कंप्यूटर्स आए, यूनिवेक, ईडीवेक और इनिएक और IBM 701 और IBM 650। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट जनरेशन में मेन पार्ट था आपका वैक्यूम ट्यूब, और इनको चलाने में बहुत ज्यादा विद्युत शक्ति लगती थी। इन कंप्यूटर की गति वर्तमान कंप्यूटर की तुलना में कम थी। इसे बहुत बड़ी वातानुकूलित इकाई की जरूरत होती थी। इसमें कार्य मशीन भाषा के प्रयोग द्वारा होता था। और मशीनी भाषा यानी कौन सी? 0 और 1। अभी जस्ट हमने देखा 0 और 1। डाटा स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ईडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जस्ट हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन 1942 से लेकर 1955 तक की मानी गई। उसके बाद सेकंड जनरेशन 1955 से लेकर 1964 तक। अब फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा कि वैक्यूम ट्यूब उसका मेन पार्ट था। अब यहां पर ट्रांजिस्टर इसका मेन पार्ट है। ट्रांजिस्टर विलियम शॉकले ने 1947 में इसका आविष्कार किया था। इसके बाद कंप्यूटर में डेटा को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज किया जाता था। मैग्नेटिक कोर क्या होता है कि मैग्नेटिक कोर, कॉपर की बहुत सारी तारें होती है, इस तरीके से कॉपर की बहुत सारी तारें होती थी, और उन तारों के बीच में यहाँ पे मैग्नेट, यहाँ पे मैग्नेट, यहाँ पे मैग्नेट, यहाँ पे मैग्नेट, इस तरीके से उसको तैयार किया जाता था। ठीक है। अब डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया जाता था। मैग्नेटिक टेप आपने देखे होंगे कि इस तरीके से कैसेट आती थी पहले, जिसके अंदर बहुत सारी काले कलर की रील्स निकलती थी, उसको आप क्या बोलते थे? मैग्नेटिक टेप। और डिस्क आप लोगों ने देखे होंगे, CD, DVD या फिर एक ऐसी हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी पूरी सीरीज देखेंगे, स्टोरेज से रिलेटेड देखेंगे, जहां पे आपको मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक कोर क्या होती है, किस तरीके से काम करती थी, ये सब चीजें हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे।
मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड, ये याद रखना इसको, मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की एक परत होती थी और इसकी स्पीड और स्टोरेज, इसकी स्पीड और स्टोरेज, गति और संग्रहण क्षमता भी अधिक थी। इसमें फोर्ट्रॉन और कोबोल, फोर्ट्रैन और कोबोल जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया। फर्स्ट जनरेशन में मशीनी लैंग्वेज का यूज किया गया था। मशीनी लैंग्वेज यानी 0 और 1 का यूज किया गया था। इसको आपने बोला मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। इसमें पंच कार्ड यह इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस थे। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं हम लोग एक वीडियोस में देखेंगे, इसको पूरा क्लियर करके देख लेंगे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इनपुट को आप आईपी यानी इनपुट और आउटपुट को ओपी लिख सकते हैं। यदि ऐसी कोई भी बुक्स वगैरह आपको दिखाई देती है जहां पे आईपी और ओपी लिखा हुआ है तो आप उसको इनपुट समझेंगे और आउटपुट भी आप उसको बोल सकते हैं। इसमें मध्यम आकार के कूलिंग सिस्टम की जरूरत थी, मतलब कूलिंग सिस्टम यानी सिस्टम को ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम होता है, तो इसमें मध्यम आकार का था। और हमने फर्स्ट जनरेशन में देखा था कि इसमें बहुत बड़े कूलिंग सिस्टम की जरूरत हुआ करती थी। जैसा कि हमने देखा फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया, सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया। अब आते हैं हम थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन 1965 से लेकर 1974 तक। कहां तक? 1965 से लेकर 1974 तक। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का प्रयोग प्रारंभ हुआ। आईसी का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी, कौन सी कंपनी? टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के जेएस किल्बी, किसने किया? टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के जेएस किल्बी ने किया। थर्ड जनरेशन में सबसे अच्छी चीज ये हुई कि यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, कि आपको चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया। फिर उसके बाद इसे एक साथ नेटवर्क पर एक से ज्यादा उपयोगकर्ता उपयोग करते थे, यानी मल्टी यूजर हो गया यहां पर आपका कंप्यूटर। इसकी गति पहले तथा दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में बहुत ज्यादा थी। इसका आकार कम हो गया तथा चलाने के लिए कम शक्ति का प्रयोग होने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ICL 2900, ICL 1900, यूनिवेक 1108 और सिस्टम 360 मुख्य थे। जैसा कि हमने देखा फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया, सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया, थर्ड जनरेशन में हमने आईसी चिप्स का यूज किया। अब फोर्थ जनरेशन हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हुआ और किस तरीके से हुआ। ठीक है, फोर्थ जनरेशन देखा जाए तो बहुत बड़ी है और फिफ्थ जनरेशन और भी ज्यादा, क्योंकि फ्यूचर का किसी ने देखा ही नहीं है ना। तो अब तक जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन 1975 से लेके अब तक इस पीढ़ी में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का आरंभ हुआ। अब VLSI के उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से आपको माइक्रो प्रोसेसर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप रैम भी देख सकते हो, यहाँ रैम भी आपको दिखाई दे रही है। यह रैम की क्षमता में वृद्धि हुई, यहां रैम की क्षमता में वृद्धि हुई। इसमें GUI यानी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, यानी सभी चीजें आपको ग्राफिकली अब दिखाई देने लगी है। जैसे मान के चलिए आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, ग्राफिकली दिखाई दे रहा है, ऑल प्रोग्राम पे जाना है, ग्राफिकली दिखाई दे रहा है। यदि कोई आइकॉन पे क्लिक करना है, माय कंप्यूटर पे क्लिक करना है, तो आपको सभी चीजें कैसे आप ग्राफिकली दिखाई दे रही है, तो उसको GUI बोला जाता है। जो चीजें आपको ग्राफिकली दिखाई दे रही है उसको हम बोलेंगे GUI यानी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। दो टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। एक मिलता है CUI ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और दूसरा आपको देखने को मिलता है GUI यानी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ऐसे दो टाइप्स के आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? अल्टेयर 8800, ध्यान देना, अल्टेयर 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर, दुनिया का सबसे पहला यदि माइक्रो कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो वो है आपके पास अल्टेयर 8800 माइक्रो कंप्यूटर। मिट्स कंपनी ने बनाया है। इसको किसने बनाया? मिट्स कंपनी ने। इसके बाद इसी कंप्यूटर पर बिल गेट्स ने बेसिक भाषा यानी बेसिक लैंग्वेज की स्थापना की। ये इनके लिए एक पहली उपलब्धि थी। अब जस्ट उसके बाद बिल गेट्स
बिल गेट्स को जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक है। आज भी उनकी कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, MS डॉस भी उन्होंने बनाया है। ये जो MS सामने लगा हुआ है, डॉस के आगे लगा हुआ है, विंडोज के आगे जो MS लगा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही लगा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है ना, और माइक्रोसॉफ्ट डॉस, यानी ये जो दोनों नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। ये जो दोनों नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम है, इसको हम बोलते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। MS विंडोज को भी ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, और यहाँ पे MS डॉस को भी आप है ना ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हो। ठीक है, अब तक हम 4 जनरेशन देख चुके हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। अब बात करते हैं हम फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन एट प्रेजेंट, यानी अब तक चल रही है और आगे भी चलते रहेगी। फिफ्थ जनरेशन में बहुत अच्छा खासा विकास हुआ। फिफ्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड बढ़ी, रैम की स्पीड बढ़ी, आपके लिए स्टोरेज के लिए और ज्यादा कैपेसिटी बढ़ गई। आपके पास डेस्कटॉप से लैपटॉप और लैपटॉप से मोबाइल तक हम आ गए। अब यहां पर इतनी सारी चीजें बढ़ी, जैसे इंटरनेट में विकास हुआ। इंटरनेट के साथ साथ सोशल साइट्स आपकी बहुत सारी आपको चलाने को मिल रही है, फैसिलिटी बहुत ज्यादा मिल रही है। तो फिफ्थ जनरेशन हम ये मान के चलते हैं कि आगे भी बहुत अच्छे से बढ़ेगी। एक चीज और साथ में, फिफ्थ जनरेशन में क्या हो रहा है कि मनुष्य की मांसपेशियों पर भी काम किया जा रहा है, मतलब ये रोबोटिक्स की तरफ जा रहा है। कंप्यूटर जनरेशन का टॉपिक एंड हो चुका है। अब आपको हर वीडियोस के बाद, हमारे हर वीडियोस के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उसे भी आपको देखना है। वो भी आपके कोई भी एग्जाम में हो सकते हैं, महत्वपूर्ण साबित हो। ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हम अलग अलग बुक से उठा के छाट के उसमें डाल रहे हैं, और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो कृपया प्लीज इसको स्किप ना करें, आखिरी तक वीडियोस को पूरा देखें। थैंक यू। प्रथम बिजली से चलने वाले कंप्यूटर का क्या नाम था? मार्क 1। मार्क 1 के निर्माता का क्या नाम है? होवार्ड एकिन। मार्क 1 आकार में कितना लंबा था? 15 मीटर। मार्क 1 नामक कंप्यूटर दरअसल क्या था? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। माइक्रो कंप्यूटर का पूरा सर्किट एक चिप पर होता है।